हेलो फ्रेंड्स, मैं नीतीश। आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल विद्यार्थी आईएएस एकेडमी पे पुनः एक बार स्वागत है। आज से हम लोग एक नए ज्योग्राफी सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक जितने भी एनसीईआरटी बुक्स हैं ज्योग्राफी से संबंधित, हम लोग उसके सभी पॉइंट को एक एक करके और गहनता पूर्वक जो है अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। चूंकि हम जानते हैं कि बीपीएससी में भी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं उसका महत्व कितना ज़्यादा है। ऐसी परिस्थिति में प्रीलिम्स हो या मेंस, दोनों ही एग्जाम में एनसीईआरटी की पुस्तकों का अपना अलग एक महत्व होता है। तो इसी संदर्भ में हम लोग एक एक करके 6 से लेकर के 12 तक की सारी पुस्तकें जो ज्योग्राफी से संबंधित हैं उनको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ जो पॉइंट मेंस से रिलेटेड होगा, जैसे हम भारत का भौतिक विभाजन पढ़ेंगे, भारत में संसाधनों का वर्गीकरण अगर हम पढ़ेंगे, तो उन सभी टॉपिक जो मेंस से रिगार्डेड हम लोग को जो इम्पोर्टेंट लगेगा उसके लिए हम अलग से जो है यहाँ पर पॉइंट आउट कर देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या है? तो सबसे पहला है कि रात्रि में जो है आसमान की ओर देखते समय तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई जो विविध आकृति होती है उसको हम लोग नक्षत्र मंडल कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि नक्षत्र मंडल क्या होता है कि रात्रि में जब हम आकाश की ओर देखते हैं तो वहां पे तारों का विभिन्न ग्रुप दिखाई देता है, झुंड दिखाई देता है। तो उन सभी आकृतियों को हम लोग क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। और अर्सा मेजर, और इसी का नाम है बिग बियर। तो अर्सा मेजर या बिग बियर जो है इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। तो आप याद रखिएगा कि रात में जो तारों की आकृति बनती है कहाँ? आसमान में, तो उन आकृतियों को हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। और अर्सा मेजर या बिग बियर जो है एक प्रकार का नक्षत्र मंडल ही है। और जो हम लोग सप्तऋषि देखते हैं, सप्तऋषि उसी अर्सा मेजर का एक भाग है। तो यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिएगा कि नक्षत्र मंडल क्या है। तो जो भी आकृति हम लोग देख रहे हैं आसमान में, जो भी आकृति हम तारों का देख रहे हैं उनको हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर उन्हीं जो नक्षत्र मंडल में से एक है, अर्सा मेजर, जिसको हम लोग बिग बियर के नाम से भी जानते हैं। और सप्तऋषि जो है उसी अर्सा मेजर का एक भाग होता है। तो याद रखिएगा। और इसके बाद क्या है इंपॉर्टेंट, याद है कि सप्तऋषि की सहायता से हम ध्रुव तारों की स्थिति को देख सकते हैं। तो प्रश्न पूछेगा कि ध्रुव तारों की स्थिति को पता करने के लिए निम्नलिखित में से क्या सही है। वहां पर एक दे देगा कि सप्तऋषि की सहायता से हम लोग ध्रुव तारों की स्थिति को देख सकते हैं। तो ये भी पॉइंट जो है सही है। और अगला पॉइंट है कि ध्रुव तारे हमेशा जो है उत्तर दिशा में होते हैं। तो ये भी जो है आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए अगला क्या है कि बृहस्पति हो गया, शनि हो गया तथा अरुण हो गया। हम जानते हैं कि अगर यहाँ पर सन है तो यहाँ पर सन के बाद जो होता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ऐसे होता है। तो यहाँ पर बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, यहाँ पे जो मंगल है तो मंगल के बाद जो भी ग्रह हैं इनको हम लोग बाहरी ग्रह कह देते हैं, बाह्य ग्रह कह देते हैं। ठीक है। और यहाँ पर जो मंगल है और ये जो बृहस्पति है, तो ये मंगल से अंदर वाले ग्रह को जो है हम लोग आंतरिक ग्रह कह देते हैं। कौन सा ग्रह कह देते हैं? आंतरिक ग्रह। और बाहर वाले जो यहाँ से बृहस्पति से जो आगे की ओर स्टार्ट होता है, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, तो इसको हम लोग बाह्य ग्रह कहते हैं। तो बृहस्पति हो गया, शनि हो गया और अरुण हो गया, इसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। याद रखिएगा कि बृहस्पति, अरुण और शनि, इनके चारों ओर जो होते हैं छल्ले होते हैं। हमने बताया कि आंतरिक ग्रह कौन होते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जो होते हैं आंतरिक ग्रह होते हैं। बाह्य ग्रह कौन होते हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण जो हैं बाह्य ग्रह होते हैं। तो आंतरिक ग्रह जो होते हैं वो चट्टान से बने होते हैं, जैसे हमारी पृथ्वी चट्टान से बनी है, मंगल चट्टान से बना है, शुक्र चट्टान से बना है। लेकिन बाह्य ग्रह जो होते हैं वो तरल पदार्थ और गैसों के बने होते हैं। याद रखिएगा कि बाह्य ग्रह जो होते हैं वे तरल पदार्थ के बने होते हैं, है ना, और गैसों के बने होते हैं। सबसे नजदीक ग्रह जो है वो कौन है जी? बुध है। सूर्य से सबसे नजदीक कौन है? बुध है। और ये सूर्य के चारों ओर घूमने में जो है, सूर्य के चारों ओर ऐसे घूमने में वो 88 दिन का समय लेता है। कितने दिन का समय लेता है? 88 दिन का समय लेता है। पृथ्वी का जो जुड़वा ग्रह है उसको हम लोग शुक्र के नाम से जानते हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि इतना इजी बता रहे हैं। 6 क्लास में ज्योग्राफी में यही सब पढ़ना है, इसीलिए बता रहे हैं। आगे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे और जो है इसका लेवल अप होता जाएगा।
अगला क्या है कि प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से जो है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अगस्त 2006 ईस्वी में निकाल दिया था। तो याद रखिएगा कि प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब निकाला गया, तो अगस्त 2006 में। अगला है कि पृथ्वी दूरी के हिसाब से तीसरा तथा आकार के हिसाब से पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। तो देखिए दूरी के हिसाब से थोड़ा सा आपको बता देते हैं। अभी बताएं कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर सन है तो सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी। तो पृथ्वी तीसरा नंबर पे आया है ना, पृथ्वी यहाँ पर तीसरा नंबर पे आया। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ई फॉर अर्थ, यहाँ पे अर्थ हो गया पृथ्वी, ठीक है। और यहाँ पर हो गया फिर आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी के बाद आता है यहाँ पर मंगल, फिर आता है बृहस्पति, फिर आता है आपका क्या, शनि, है ना, शनि, फिर आता है अरुण और फिर जो आपका आता है लास्ट में वो आता है वरुण, ठीक है। तो ऐसे तो तीसरा नंबर पे पृथ्वी आता है, ये है आपका सन, ठीक है। तो पृथ्वी जो है तीसरा नंबर पे आता है सूर्य से दूरी के आधार पर। लेकिन अगर पूछे आपसे कि बताइए कि जो एरिया क्षेत्रफल के हिसाब से अगर हम बात करें कि सबसे बड़ा कौन है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से जो है सूर्य से क्षेत्रफल के हिसाब से सभी ग्रहों में पृथ्वी का स्थान जो है पांचवा है, ठीक है। चलिए, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिन का समय लेता है ना, यानी कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूमता है, क्योंकि पृथ्वी का उपग्रह है, एकमात्र उपग्रह जो है चंद्रमा है। तो 27 दिन में पूरे एक चक्कर लगा लेता है और उतने ही दिन में अपने अक्ष पे भी, मान लीजिए चंद्रमा यहाँ पर है तो ये 27 दिन में ऐसे तो घूमता है और इतने ही दिन में अपने अक्ष पे भी एक बार जो है, अपने अक्ष पे भी चंद्रमा जो है ऐसे रोटेट कर जाता है, अपने अक्ष पे भी जो है पूरा रोटेट कर जाता है, जिसके कारण हमें हमेशा चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि हमेशा जो है चंद्रमा का एक ही भाग हमें क्यों दिखाई देता है। तो हमेशा हमें चंद्रमा का एक ही भाग इसलिए दिखाई देता है क्योंकि चंद्रमा जितने समय में, यानी कि 27 दिन में एक चक्कर पृथ्वी का लगाता है, उतने ही समय में जो है अपने ध्रुव पर भी एक चक्कर लगा लेता है। तो इसके कारण जो है चंद्रमा का हमेशा जो है हमें एक ही भाग दिखाई देता है। अब सुनिए, आकाशगंगा जो है वो लाखों तारों का एक समूह है। आकाशगंगा क्या है जी, लाखों तारों का समूह है। और हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का ही एक भाग है, कि हमारा जो सौरमंडल है वो आकाशगंगा का ही भाग है, जिसे मिल्की वे कहा जाता है ना। और हमारा जो आकाशगंगा है उसका नाम है मिल्की वे, और इसी आकाशगंगा मिल्की वे का ही एक भाग है हमारा सौरमंडल। तो देखिए, हमारा पृथ्वी जो एक ग्रह है ये है सौर मंडल में, है ना। सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, उसमें से एक पृथ्वी है। और सौर मंडल है आकाश गंगा में, यानी कि आकाश गंगा बहुत सारा है, उसमें एक हमारा सौर मंडल है ना। और बहुत सारे आकाश गंगा के मिलने से ब्रह्मांड का निर्माण होता है। तो ऐसे याद रखना है कि सबसे बड़ा अगर कोई है तो ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में बहुत सारे आकाश गंगाएं पाई जाती है, और उस एक आकाश गंगा में बहुत सारे सौर मंडल होते हैं, और उस सौर मंडल में बहुत सारे ग्रह होते हैं, जिसमें एक पृथ्वी है। तो याद रहेगा कि पृथ्वी हमारा जो है वो सौर मंडल में स्थित है। सौर मंडल जो है वो एक आकाश गंगा का पार्ट है, और आकाश गंगा जो है वो सब ब्रह्मांड का पार्ट है। तो याद रखिएगा। अब देखिए आगे क्या है कि अक्षांश रेखाओं की लंबाई जो है विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर घटती है। तो सबसे पहले अक्षांश क्या और देशांतर पहले समझ लेते हैं। तो मान लीजिए कि ये आपका पृथ्वी है, ग्लोब है, ठीक है। तो उस पे ये जो रेखाएं हैं ऐसे, ये जो रेखाएं आपको दिख रही हैं ये आपकी हो गई देशांतर रेखाएं, और ये रेखाएं जो आपको लेटी हुई लग रही है कि ऐसे लेटा हुआ है, तो ये आपकी हो गई अक्षांश रेखाएं, है ना। ये अक्षांश रेखाएं। तो अक्षांश रेखा की लंबाई जो है सबसे ज्यादा यहाँ पर भूमध्य रेखा पर होता है, ठीक है। भूमध्य रेखा पर, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे यहाँ पर अक्षांश रेखा की लंबाई जो होती है वो घटते जाती है, और जैसे जैसे हम नीचे भी जाएंगे, यानी कि हम अगर बोले कि ध्रुवों की ओर हम जैसे ही बढ़ते हैं, तो ध्रुवों की ओर बढ़ने पर जो होती है वो अक्षांश रेखाओं की लंबाई जो है घटती है। क्या होती है? घटती है। अब देखिए, पृथ्वी को 3 ताप कटिबंध में जो है बांटा गया है।
तीन ताप कटिबंध कौन है? एक शीत कटिबंध, एक शीतोष्ण कटिबंध और एक जो है यहाँ पर उष्ण कटिबंध है। यानी यहाँ पर सबसे अधिक ऊष्मा पड़ती है, प्रकाश पड़ती है सूर्य की, है ना। सूर्य जो होता है कहाँ से कहाँ तक जाता है जी? तो कर्क से मकर रेखा के बीच में सूर्य जो है ऐसे फ्लक्चुएट करता है ना, यानी कि पृथ्वी के रोटेशन के अनुसार सूर्य को जो सामने आता है अधिकतम कर्क रेखा तक और न्यूनतम जो है मकर रेखा तक सूर्य आता है। तो सबसे ज्यादा रोशनी भी जो है सूर्य की इसी रीजन में पड़ती है, यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सूर्य का सबसे ज्यादा प्रकाश पड़ता है। इसीलिए इस भाग को हम लोग उष्ण कटिबंध बोल देते हैं। तो हम ताप के आधार पर ध्यान दीजिएगा कि ताप के आधार पर जो है तीन भाग में बांटा गया है पृथ्वी को, तीन ताप कटिबंधों में बांटा गया है। सबसे पहले उष्ण कटिबंध, तो आपको याद आ जाना चाहिए कि उष्ण कटिबंध जैसे ही बोले तो क्या होना चाहिए? सूर्य कहाँ से कहाँ तक आती जाती है? तो कर्क रेखा से मकर रेखा तक, तो ये आपका हो गया उष्ण कटिबंध। उसके बाद कर्क रेखा से ऊपर 66.5 डिग्री चल जाइए और मकर रेखा से नीचे 66.5 डिग्री चल जाइए, तो ये वाला जो जोन आपका हो गया ये शीतोष्ण हो गया, यानी कि यहाँ पे ठंड भी और पड़ती है और गर्मी भी थोड़ी होती है, यानी कि ये जो हो गया आपका शीतोष्ण हो गया। और तीसरा जो हो गया आपका 66.5 डिग्री से लेकर के यहाँ ध्रुवों तक और इधर 66.5 डिग्री से लेकर के नीचे दक्षिणी ध्रुव तक, ये वाला जो क्षेत्र आपका हो गया ये पूरे तरह से जो है क्या हो गया? शीत कटिबंध हो गया। तो तीन ताप कटिबंधों में बांटा गया है, याद रखिएगा, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। तो उष्ण कटिबंध कहाँ होता है? कर्क से मकर रेखा के बीच में। शीत कटिबंध कहाँ होगा? 66.5 डिग्री से लेकर के ध्रुवों तक। और शीतोष्ण कहाँ होगा? 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री तक, है ना, दोनों गोलार्धों में। देशांतर की लंबाई एक समान होती है। हम अभी देखें कि ये अगर मान लीजिए कि आपका पृथ्वी है तो ये आपकी उसकी देशांतर रेखाएं हो गई। तो देशांतर रेखाओं की लंबाई जो होती है हमेशा एक समान होती है। देशांतर रेखा की लंबाई जो होती है समान होती है और अक्षांश रेखाओं की लंबाई जो होती है ध्रुवों की ओर जाने पर घटते रहती है। प्रमुख यामोत्तर जो है 0 डिग्री देशांतर, है ना, ये अगर है आपका, तो ये जो 0 डिग्री यहाँ पर देशांतर है इसको हम लोग बोलते हैं प्रमुख यामोत्तर। क्या कहते हैं? प्रमुख यामोत्तर। तो ये कहाँ से गुजरती है? तो ब्रिटिश राजकीय वेधशाला ग्रीनविच से गुजरती है ना, ग्रीनविच से गुजरती है, जहां पर ब्रिटिश राजकीय वेधशाला उपस्थित है ना। तो याद रखिए कि 0 डिग्री देशांतर जो होती है हमेशा ग्रीनविच से गुजरती है, जो ब्रिटेन में है ना। 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर, यानी कि 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर और 180 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है वो एक ही रेखा पर स्थित है ना, एक ही रेखा पर स्थित है। और हम जानते हैं कि 180 डिग्री जो देशांतर है उसको हम लोग तिथि रेखा के नाम से भी जानते हैं। भारत का मानक यामोत्तर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ग्रीनविच से 5.5 घंटा जो है आगे है। तो जैसे देखिए, मान लीजिए कि ये हमारा अगर छोटा हम मैप बनाने का कोशिश कर रहे हैं कि ये अगर हमारा भारत है, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि हमारा भारत का 82.5 डिग्री है, तो यही हमारा भारत का मानक समय रेखा है। और ब्रिटेन वाला इधर अगर है तो ये है 0 डिग्री। तो 0 से 82 डिग्री का अंतर है। तो 1 डिग्री का अंतर आने पर जो होता है 4 मिनट का गैप हो जाता है। तो याद यहाँ से रखिए कि 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर आता है। तो उसी हिसाब से 82.5 डिग्री का अंतर है 0 डिग्री से हमारा भारत का मानक समय रेखा का। तो 82.5 डिग्री में अगर हम 4 से गुना कर दें तो यहाँ पर आएगा 330 मिनट, है ना। तो 330 मिनट का मतलब होता है 5.5 घंटा। तो यही हम बोलते हैं कि हमारा जो ग्रीनविच से समय है वो 5.5 घंटा आगे है। एक बात और याद रखिएगा कि इसको हम लोग ये जो 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर के इधर पूर्वी साइड में जो होता है उसको हम लोग पूर्वी देशांतर बोलते हैं और इसको हम लोग पश्चिमी देशांतर बोलते हैं, ठीक है, पश्चिमी गोलार्ध बोलते हैं। तो पूर्व की ओर जाने पर समय हमेशा बढ़ता है, इसीलिए भारत का जो समय है वो 5.5 घंटा आगे है। और इधर जो ग्रीनविच 0 डिग्री से इधर जो होगा समय वो हमेशा इससे कम होगा। तो ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले कुल 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया। जैसे ये पूरा पृथ्वी है तो इसमें 360 डिग्री, तो हमेशा 15-15 डिग्री पर जो है टोटल 24 भागों में पृथ्वी को बांट दिया गया है। कितना कितना डिग्री? तो 15-15 डिग्री में, है ना, 15-15 डिग्री में। अच्छा, अभी हम बताए थे कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट।
तो बताओ 15 डिग्री बराबर कितना मिनट, 60 मिनट, है ना। 15 डिग्री में 60 मिनट, यानी कि हर 15 डिग्री पर बांटा गया, यानी कि हर एक एक घंटा पर बांटा गया। देखिए यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है कि पृथ्वी को एक एक घंटा वाले कुल 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया, यानी कि प्रत्येक 15 डिग्री पर समय क्षेत्र को बांटा गया है। तो क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि समय क्षेत्र को कितने डिग्री पर बांटा गया है, तो 15 डिग्री पर। कितने घंटे पर बांटा गया है, तो एक एक घंटे पर। कुल कितने समय क्षेत्रों में बांटा गया है पूरे पृथ्वी को, तो 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। सबसे ज्यादा अगर टाइम जोन अगर किसी देश का है तो वो रूस का है। सबसे ज्यादा टाइम जोन रूस के पास है, 11 टाइम जोन, है ना। और फ्रांस का जो है स्थल भूमि और अलग अलग जो उपनिवेश है उसको मिलाकर के कुल 12 टाइम जोन हो जाता है। लेकिन अगर मुख्य भूमि पर बोला जाए तो रूस के पास होता है। ठीक है, देशांतरों की कुल संख्या जो है 360 है। याद रखिएगा कि देशांतरों की कुल संख्या जो है 360 है। अब आगे आइए कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन गति तथा पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण गति कहलाता है। अगर पृथ्वी अपने इस अक्ष पे जो है घूम रही है, इस पे रोटेट कर रही है, तो ये हो गया इसका कौन सी गति, घूर्णन गति। लेकिन यही अगर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, मान लीजिए कि ये जो है सूर्य है, तो इसके चारों ओर अगर चक्कर लगा रही है पृथ्वी, तो ये हो गया उसका परिक्रमण गति। तो ठीक है, पृथ्वी अब आगे क्या लिख रहा है कि पृथ्वी अपने कक्षीय सतह से, है ना, ये जो कक्षीय सतह है तो उससे 66.5 डिग्री का कोण बनाती है ना, यानी कि ये जो सतह है तो इससे 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो ये भी ध्यान आपको रखना है। ग्लोब पर ये जो अगर मान लीजिए कि ये ग्लोब है, तो ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन या रात को विभाजित करता है, दिन और रात को विभाजित, ये वाला जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता, ये जो अक्ष है आपका इसके साथ नहीं मिलता, ये दूसरा होता है। तो प्रदीप्ति वृत्त ये आपका हो गया। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। हाँ, ये देखिए ये प्रदीप्ति वृत्त आपका हो गया इधर वाला। तो ध्यान रखिए कि प्रदीप्ति वृत्त क्या होता है। तो ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है, कि दिन इधर दिन है और इधर रात है। जैसे इधर मान लीजिए सूर्य है तो इधर पूरा दिन है और इधर रात है, तो ये जो वृत्त हो गया आपका, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रदीप्ति वृत्त। और ये प्रदीप्ति वृत्त जो होता है अक्ष के साथ नहीं मिलता है, अक्ष आपका ये है, जबकि प्रदीप्ति वृत्त यहाँ पर बन रहा है इस अक्ष के साथ। पृथ्वी जो है 365 दिन और 6 घंटा में सूर्य का एक चक्कर लगा देता है ना। सूर्य का एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को 365 दिन और 6 घंटे का समय लग जाता है, जिसके कारण 4 वर्ष में 6-6 घंटे जुड़ करके हम लोग क्या बोलते हैं कि एक साल में 365 दिन। लेकिन 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है। क्यों? क्योंकि यही 6-6 घंटा 4 बार जुड़ करके 4 साल में 24 घंटा हो जाता है, जिसके कारण वह एक दिन में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि एक दिन में 24 घंटा हो जाता है। और यही इस कारण है कि चौथा वर्ष जो होता है लीप ईयर बन जाता है। अब देखिए सूर्य का प्रकाश सीधा विषुवत रेखा पर कब आता है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर। अभी हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका है पृथ्वी, तो ये पृथ्वी है तो इसके यहाँ पर हो गया आपका 0 डिग्री, ये हो गया 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, है ना, यानी कि ये हो गया आपका कर्क रेखा। कौन सा रेखा हो गया? कर्क रेखा। और यहाँ पर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश हो गया, यानी कि ये आपका हो गया मकर रेखा। तो सूर्य जो है, सूर्य वो यहाँ से यहाँ के बीच जो है फ्लक्चुएट करता है। तो यहाँ पर जो होता है 21 मार्च, है ना, और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य जो होता है सीधा यहाँ पर विषुवत रेखा पर चमकता है। सूर्य जो है सीधा विषुवत रेखा पर चमकता है 21 जून को। इसमें 3 महीना जोड़िए, 21 मार्च है तो मार्च में 3 महीना जोड़िए तो अप्रैल मई जून, तो 21 जून को जो है ये सीधा कर्क रेखा पर चमकता है ना, यानी कि सीधा इसमें 3 महीना जोड़ दीजिए, बस 3 महीना। तो 21 मार्च से लेकर के 3 महीना जोड़िएगा तो 3 महीना में यहाँ से यहाँ आ जाता है, कर्क रेखा पर चमकने लगता है। फिर जब यहाँ से कर्क रेखा से वापस लौटेगा तो फिर 3 महीना जोड़िए, तो मार्च से जून से जुलाई अगस्त सितंबर, फिर जो है 23 सितंबर को जो है 23 सितंबर को फिर से ये कहाँ पे चमकता है, तो फिर से विषुवत रेखा पर चमकता है। फिर यहाँ पर दक्षिणायन होगा इसका, ठीक है, दक्षिणायनांत होगा, तो फिर इसमें 3 महीना जोड़िए तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, है ना, सितंबर में तो आया था, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 22 दिसंबर को यहाँ पर आ जाता है। तो क्या क्या याद रखना है यहाँ से कि 21 मार्च और 23 सितंबर को
एकदम विषुवत रेखा पर शुरू होता है ना, सीधी किरणें पड़ती हैं। विषुवत रेखा पर सीधी किरणें कब पड़ती हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को। इसमें 3 महीना जोड़िए तो अप्रैल मई जून, 21 जून को ये होता है कर्क रेखा पर। फिर इसमें 3 महीना जोड़िए तो जून हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर, 23 सितंबर को ये जो होता है ये होता है फिर से मकर रेखा, ये विषुवत रेखा पर। फिर इसमें 3 महीना जोड़िए तो आता है 22 दिसंबर। तो 22 दिसंबर को ये फिर से जो होता है कहाँ होता है? नीचे मकर रेखा पे होता है। तो ये बात याद करने वाली है और कंसेप्चुअली समझने वाला है। दिन और रात जो होता है वो घूर्णन गति के कारण होता है, जबकि मौसम परिवर्तन जो होता है परिक्रमण गति के कारण होता है। यानी कि पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूम रहा है तो इस अक्ष पर घूमने के कारण उसका जो होता है दिन और रात होता है, और मौसम का जो परिवर्तन होता है वो सूर्य के चारों ओर घूमने के कारण होता है, यानी कि परिक्रमण गति के कारण होता है। अगला क्या पॉइंट है? अगला पॉइंट है कि पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक हैं। कौन कौन 3 महत्वपूर्ण घटक हैं? भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल, है ना। तो पृथ्वी के सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जाता है ना। बड़े स्थलीय भाग को महाद्वीप कहते हैं और बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन कहते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि 3 महत्वपूर्ण घटक है हमारे पर्यावरण के, भूमंडल, भूमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। तो जो बड़े स्थलीय भाग हैं उनको हम लोग महाद्वीप कह देते हैं और बड़े जलाशय को हम लोग महासागरीय बेसिन कहते हैं। विश्व के सभी महासागर जो है आपस में जुड़े हुए हैं। ध्यान दीजिएगा कि कोई भी महासागर ऐसा नहीं है कि जिसका जल अलग थलग है एकदम। तो सभी महासागर आपस में जुड़े हुए, लेकिन परंतु सभी स्थलीय भाग आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। यानी कि जितने भी महाद्वीप हैं आपस में नहीं जुड़े हुए हैं, है ना। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो स्थलीय भाग जो है वो आपस में नहीं जुड़ा हुआ है, जबकि जितने भी महासागर हैं आपस में जुड़े हुए हैं। समुद्री जल का तल सभी जगह एक समान होता है, इसी कारण से स्थल की ऊंचाई समुद्र तल से मापा जाता है। यानी कि समुद्री जल, जो समुद्र का जल होता है उसका तल जो होता है हर जगह एक ही समान होता है, यानी कि उसमें ऊपर नीचे नहीं होता है, और इसी कारण जो स्थल की ऊंचाई है वो हमेशा समुद्र तल से मापी जाती है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर जो होता है वो माउंट एवरेस्ट है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन है? माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई जो है 8,848 मीटर है समुद्र तल से। और विश्व का सबसे गहरा भाग जो है प्रशांत महासागर में है, मेरियाना गर्त, जिसकी गहराई 11,022 यानी कि 11,022 मीटर है। तो 8,848 सबसे ऊंची चोटी पृथ्वी पर, और सबसे गहराई वाला भाग 11,022 मीटर मेरियाना गर्त जो प्रशांत महासागर में स्थित है। एवरेस्ट पे चढ़ने वाले व्यक्तियों में विश्व के प्रथम व्यक्ति एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे। विश्व की प्रथम महिला जुंको तोबई जो जापान की थी, और भारत की प्रथम महिला बछेंद्री पाल, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये दिया हुआ है 6 क्लास के एनसीईआरटी में, इसलिए बता रहे हैं कि विश्व के प्रथम जो व्यक्ति थे एवरेस्ट पे चढ़ने वाले वे एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे थे। विश्व की प्रथम महिला जो थी वो जुंको तोबई थी जापान की, और भारत की जो प्रथम महिला थी वो बछेंद्री पाल थी। विश्व के 7 महाद्वीप, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि विश्व के 7 महाद्वीप जो हैं इसी हिसाब से हैं। ठीक है, और ये जो क्रम है ये क्रम याद रखिएगा कि यही 7 जो विश्व में महाद्वीप हैं। एशिया जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है, पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का लगभग 1/3। उत्तर अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका को आपस में जोड़ने वाली जो स्थल संधि है वो पनामा स्थल संधि है। कौन सी स्थल संधि? पनामा स्थल संधि। विश्व के सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है एंडीज है। कौन सी है? एंडीज, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में। जैसे अगर आप दक्षिण अमेरिका ऐसे देखिएगा तो इसके पश्चिमी भाग में जो है एंडीज पर्वत श्रृंखला फैला हुआ है, वो जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन भी अमेरिका में बहती है, दक्षिणी अमेरिका में ही बहती है ना, दक्षिण अमेरिका में अमेजन। तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला और सबसे बड़ी नदी है ना, सबसे बड़ी नदी जो है वो अमेजन यहीं पे बहती है। कहाँ पे? दक्षिण अमेरिका में बहती है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया
एक द्वीपीय महाद्वीप है। अंटार्कटिका में कोई मानव निवास नहीं है। यहाँ बहुत से देशों के शोध संस्थान हैं, जैसे भारत का जो है मैत्री और भारती, है ना, मैत्री और भारती जो है यहाँ पर शोध संस्थान है भारत के। पृथ्वी पर 71% जल तथा 29% स्थल है ना। याद रखिएगा कि 71% जो है पृथ्वी पर वो जल है, और जो स्थल वाला भाग है वो मात्र 29% है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले संपूर्ण जल का 97.5% जल खारा है, यानी कि इसको हम लोग पी नहीं सकते हैं, महासागर में है। जबकि 2.5% जल ही जो है वो अलवणीय है, जिसमें नमक नहीं है। और इसमें भी 2.5% में बहुत सारे जल जो है ग्लेशियर के रूप में जमा हुए पड़े हैं, यानी कि पीने के लिए बहुत ही कम मात्रा में जल हमारे पास उपलब्ध है। तो याद यहाँ से क्या रखना है कि जो खारा जल है वो है 97.5%, है ना, और जो अलवणीय यानी कि बिना नमक वाला जल है वो है 2.5%। महाद्वीपों को उसके क्षेत्रफल के आकार के आधार पर देखिए, सबसे पहले एशिया, फिर अफ्रीका, फिर उत्तर अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, ठीक है, उसके बाद अंटार्कटिका, उसके बाद यूरोप, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा कि क्षेत्रफल के आधार पर कैसे है, तो सबसे पहले एशिया, एशिया के बाद नीचे आ जाइए तो अफ्रीका, अफ्रीका के बाद उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका, उसके बाद यूरोप, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। यही 7 महाद्वीप हैं जो क्षेत्रफल के हिसाब से हमने सजाया है। महासागरीय जल आपस में जुड़े हुए होते हैं, बताए थे, तथा ये गति करते रहते हैं। महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां ज्वार भाटा, तरंग तथा महासागरीय धाराएं हैं। याद रखिए कि महासागर का जो जल होता है उसका 3 गो मुख्य गति अगर पूछे तो क्या है 3 मुख्य गति, तो सबसे पहले उसमें जो ज्वार भाटा होता है उससे उसकी गति होती है, तरंगों से उसकी गति होती है, और महासागरीय धाराओं के चलने से जो है महासागरीय जल की गति होती रहती है। महासागरों के नाम आकार के आधार पर जो है वो इस प्रकार है, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, उसके बाद अटलांटिक महासागर, उसके बाद हिंद महासागर, उसके बाद दक्षिण महासागर, और उसके बाद आर्कटिक महासागर। ठीक है, तो ये 5 महासागर है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, जो पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। ऊपर हमने देखा था कि जो हमारा महाद्वीप का जो था, महाद्वीप में हमने देखा था कि सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो भी पृथ्वी के 1/3 भाग पर जो है फैला हुआ है ना। अब आगे देखिए, प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। कैसा है, लगभग वृत्ताकार है। इसमें पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मरियाना गर्त स्थित है, अभी हम ऊपर देखे थे, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। कितने मीटर, 11,022 मीटर। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है ना, जिसका आकार अंग्रेजी अक्षर एस के समान है। कैसा है, अंग्रेजी अक्षर एस के समान इसका जो है आकार है। अटलांटिक महासागर की जो तट रेखा है बहुत अधिक दंतुरित है ना, बहुत अधिक दंतुरित यानी कि कटा छटा है, दंतुरित है। यह अनियमित है, जो प्राकृतिक पोताश्रय एवं पतनों के निर्माण की आदर्श स्थिति है। यहाँ पर पोत परिवहन जो है बहुत ही ज्यादा अच्छा है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर कौन है, तो व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर अटलांटिक महासागर है, जिसका आकार जो है एस अक्षर जैसा है ना, इंग्लिश अक्षर जो एस है उसके समान है। अब हिंद महासागर जो है त्रिभुजाकार स्थिति में है ना। तो याद रखिए सब चीज कि हमने प्रशांत महासागर को बताया लगभग वृत्ताकार, अटलांटिक महासागर को एस आकार का, और हिंद महासागर को जो है हमने त्रिभुजाकार बताया है। तो ये बात ध्यान रखने वाली है। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिक महाद्वीप को चारों ओर से घेर के रखता है ना। अंटार्कटिक जो महाद्वीप है हमारा उसको चारों ओर से घेर के रखने का काम जो है दक्षिणी महासागर का है। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है, या उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है, या प्रशांत महासागर से बेरिंग जल संधि से जुड़ा हुआ है। ध्यान रखिएगा जल संधि यहाँ पर आया है कि बेरिंग जल संधि जो है ऊपर जो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो उत्तर सागर हो गया है ना, ये जो उत्तर सागर जिसको हम आर्कटिक महासागर बोल रहे हैं, और यहाँ पर जो प्रशांत महासागर है, तो इसको आपस में जोड़ने का काम ये जो है बेरिंग जल संधि करता है, बेरिंग जल संधि करता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। तो कोई पूछेगा अगर आपसे कि बताइए वायुमंडल की ऊंचाई कितनी है, तो वायुमंडल जो है पृथ्वी से 1600 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। कितना किलोमीटर, 1600 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है, यानी कि वहां तक हवा है कुछ न कुछ।
वायुमंडल को जो है 5 परतों में बांटा गया है। सबसे पहला नीचे जो पृथ्वी, अगर मान लीजिए पृथ्वी है तो सबसे नीचे जो है क्षोभ मंडल, उसके ऊपर समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, उसके बाद बहिर्मंडल। ये 5 मंडलों में बांटा गया है। सबसे नीचे कौन हो गया आपका? क्षोभ मंडल, फिर हो गया समताप मंडल, फिर हो गया मध्य मंडल, फिर हो गया आयन मंडल, और फिर हो गया आपका बहिर्मंडल। ठीक है, तो ये है। अगला है कि वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, यानी कि जहां पर हाई प्रेशर है, बहुत ज्यादा प्रेशर है, तो वायु दाब वहां से जो है निम्न वायु दाब की ओर जो है भागेगी, है ना। कि यानी कि वायु दाब जो है उच्च वायु दाब से जो है निम्न दाब की ओर जो है बहती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है, यानी कि जिस वायु में गति है, यानी कि जो वायु चल रहा है, तो उसको हम पवन कहते हैं। क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। पृथ्वी पर दबाव डालता है, जो वायुमंडल होता है ना, ये अगर पृथ्वी है तो इसके चारों ओर जो वायुमंडल है वो पृथ्वी पर क्या करता है? पृथ्वी पर दबाव डालता है, पृथ्वी पर दबाव डालता है। और यह दबाव जो होता है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होता है, यानी कहीं पे दबाव ज्यादा होगा, कहीं पे दबाव कम होगा। तो जहाँ पे कम दबाव होगा वहां पर तो हवा जाएगी ना भरने, तो यही से जो है पवन चलते रहती है। जीव मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल के बीच का एक सीमित भाग जहाँ जीवन मौजूद है उसको जो है हम लोग जीव मंडल कहते हैं ना। जीव मंडल क्या है? तो स्थल भाग, जल, स्थल, जल तथा वायुमंडल, है ना। हम 3 पढ़े थे, 3 मंडल, कौन कौन? स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। तो इन तीनों के बीच जहाँ पर एक सीमित भाग है, जहाँ पर हम लोग निवास करते हैं, जहाँ पर जीवन मौजूद है, तो वहां पर हम लोग कहते हैं कि ये जीवमंडल है। क्या है? जीवमंडल है। CO2 की मात्रा वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रहा है, जिसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है ना। तो भूमंडलीय तापन यानी कि भू का जो मंडल है उसका गर्म होना, क्या होना? गर्म होना। तो वो किसके कारण हो रहा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा बढ़ रही है उसके कारण। भारत की जो मुख्य भूमि का विस्तार है, अगर मान लीजिए कि ये अगर भारत है आपका, तो ये अगर भारत है, तो इस भारत में अगर देखिएगा कि इसका जो विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के यहाँ, और 37 डिग्री 6 मिनट जो है उत्तरी अक्षांश तक, यानी कि 8 से 37 तक, यानी कि 29 डिग्री का लगभग अंतर है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। और अगर ये मुख्य भूमि की बात हो रही है, और अगर हम बात करें देशांतर की, तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक, यानी कि यहाँ भी लगभग जो है 29 डिग्री का अंतर है। यानी कि दोनों जगह अक्षांश और देशांतर में 29 डिग्री का अंतर है, याद रखिएगा। तो कहाँ कहाँ? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, यानी कि यहाँ 29 का अंतर है ना। 29 में 8 जोड़ेंगे तो 37। और यहाँ पर 68 से लेकर के 97 तक, यानी कि यहाँ भी 29, यानी कि दोनों जगह 29 डिग्री का अंतर है। 8 से 37 और 68 से 97, 8 से 37 और 68 से 97, यानी कि हमको याद क्या रखना है? 8 डिग्री 4 मिनट और यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट। क्यों? क्योंकि इसके बाद तो हम 29 जोड़िए देंगे, काहे कि 29 डिग्री का अंतर होता है ना। तो याद रखना है कि 8 डिग्री 4 मिनट और यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, याद रखिए। USA का मानक समय 7 तथा कनाडा में मानक समय जो है वो 6 मानक समय है ना। हम बताए थे हम टाइम जोन कि USA में 7 टाइम जोन है और कनाडा में 6 टाइम जोन है। भारत से 7 देश जो है स्थलीय सीमा से जुड़े हुए होते हैं। तो वे जो कौन कौन से देश हैं यहाँ पर दिया हुआ है कि 7 देश हैं। जैसे ये अगर आपका भारत है, सॉरी, ये अगर आपका ये अगर आपका भारत है, तो इस भारत में 7 जो है स्थलीय सीमा साझा करने वाले देश हैं। कौन कौन? सबसे पहला बांग्लादेश, जो यहाँ पर है बांग्लादेश। उसके बाद चाइना, जो यहाँ पर चाइना है, यहाँ से बॉर्डर लगा लेता है। पाकिस्तान, पाकिस्तान पूरा इधर है ना। और उसके बाद नेपाल, नेपाल यहाँ पर है इसमें, है ना। ये चौथा देश नेपाल हो गया। म्यांमार पूरा इधर सटा हुआ है, म्यांमार। भूटान, भूटान जो है यहाँ पर है, भूटान। ठीक है, और उसके बाद अफगानिस्तान, अफगानिस्तान यहाँ से थोड़ा सा टच हुआ है, 106 किलोमीटर का यहाँ पर बाउंड्री है। यहाँ याद करने का जो ट्रिक थोड़ा सा हम बता रहे हैं कि पूछता है यहाँ पर कि बताइए कि सबसे लंबी सीमा किसकी है, सबसे
कम सीमा किसकी है? तो याद रखना है कि बांग्लादेश जो है सबसे लंबा बाउंड्री साझा करता है भारत के साथ, और सबसे कम बाउंड्री जो लगाता है अफगानिस्तान लगाता है ना। तो ट्रिक है लाइन से ऐसे याद करने का कि बचपन में क्या, बचपन में, है ना, बचपन में याद रखिएगा कि बचपन में। तो ब से हो गया बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, मे से म्यांमार। तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार हो गया। और हम जानते हैं कि सबसे कम है जो अफगानिस्तान के साथ है, तो बीच में क्या बच गया? भूटान बच गया। तो ये 7 देश है जो स्थलीय सीमा साझा करता है। ठीक है, अब देखिए समुद्र में स्थित भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो 2 हैं। कितने हैं? 2 हैं, एक श्रीलंका और एक है मालदीव, है ना। तो ऐसे हम देखते हैं कि ये अगर है तो इधर जो है श्रीलंका है और इधर जो है मालदीव है। इधर क्या है? मालदीव है। तो श्रीलंका और मालदीव जो है इधर और इधर, यहाँ पर 2 पड़ोसी देश हैं। भारत के राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषा के आधार पर हुआ है ना, भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का निर्माण हुआ है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की डेल्टा सुंदरवन है जो विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है। विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरवन डेल्टा, जो किससे बना है? गंगा और ब्रह्मपुत्र की डेल्टा है ना। और इसकी भी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। तो याद रखिए, सब पूछ देगा कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है यानी कि सुंदरवन डेल्टा, उसकी आकृति कैसा है? तो त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार। डेल्टा हमेशा निर्माण जो होता है वो नदी के मुहाने पर होता है। कहाँ पे होता है? नदी का मुहाना, यानी कि जहां पर नदी जाकर के समुद्र में गिर रही है वहीं पर जो है डेल्टा का निर्माण होगा, वहीं पर डेल्टा का निर्माण होगा। अब भारत का भौतिक विभाजन, इससे मेंस में, बीपीएससी मेंस में भी क्वेश्चन पूछता है। तो जो भौतिक आकृतियां पाई जाती है वो पर्वत हो गया, पठार हो गया, मैदान हो गया, तट हो गया और द्वीप समूह हो गया। तो आइए देख लेते हैं। हिमालय को जो है वो 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा गया है। सबसे ऊपर बृहद हिमालय, जिसे हिमाद्री भी कहा जाता है ना। उसके बाद मध्य हिमालय आता है, यह बृहद हिमालय के दक्षिण में स्थित है और बहुत सी लोकप्रिय जो पहाड़ी हैं यहाँ पर स्थित है। कुल्लू मनाली जितना भी घूमने वाला क्षेत्र है इसी मध्य हिमालय में स्थित है। उसके बाद शिवालिक है, ये हिमालय की सबसे दक्षिण में स्थित श्रेणी है ना, शिवालिक। हिमालय की सबसे उत्तरी श्रृंखला बृहद हिमालय को हिमाद्री भी कहते हैं और यहाँ पर सबसे जो है ऊंची चोटी विश्व की स्थित है। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए भारत की उत्तरी भाग है तो यहाँ पर जो सबसे इसके उत्तर में है उसको बृहद हिमालय, फिर जो है मध्य हिमालय और फिर जो है शिवालिक, है ना। शिवालिक ऐसे तीन श्रेणी में बांट देते हैं। सबसे इधर जो है वो उसको हम क्या कहते हैं? बृहद हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय, निम्न हिमालय और उसके बाद शिवालिक, है ना। यही 3 भाग में बांटा गया। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है, यानी कि हिमालय जैसे ही खत्म होता है तो उसके इधर जो है वो मैदान हो जाता है। ये सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ के निक्षेपों से बने हैं। तो जो भारत का जो उत्तर का मैदान है, विशाल मैदान, वो किससे बना हुआ है? तो भारत में जो उत्तर का विशाल मैदान है वो सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों के द्वारा जो जलोढ़ के निक्षेप लाए गए हैं उनसे ये बना हुआ है, जलोढ़ के निक्षेपों से बना हुआ है। ठीक है। भारत के पश्चिमी भाग में, जैसे देखिए भारत के पश्चिमी भाग में, यानी कि अगर हम बात करें तो ये भारत का पश्चिमी भाग हो गया। तो भारत के पश्चिमी भाग में जो है मरुस्थल स्थित है। यहाँ पर वनस्पति की मात्रा जो होती है बहुत कम है, क्योंकि यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। तो यहाँ पर वनस्पति की मात्रा जो है कम है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है ना। इस पठार की आकृति भी त्रिभुजाकार है ना। तो यानी कि हम देखें कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका हो गया उत्तर का विशाल मैदान, तो उत्तर के विशाल मैदान के दक्षिण में जो है यहाँ पर पठार है, प्रायद्वीपीय पठार इसको बोलते हैं, है ना। और इसका भी आकृति जो है त्रिभुजाकार है। इसका आकृति कैसा है? त्रिभुजाकार। प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम में, यानी कि उत्तर पश्चिम में, यानी कि किधर? इधर। तो उत्तर पश्चिम में क्या है? प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला। यहाँ पर अरावली है। क्या है? अरावली, है ना, जो विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। तो ध्यान रखिएगा कि प्रायद्वीपीय पठार के किधर स्थित है? तो उत्तर पश्चिम में स्थित है। किधर स्थित है? उत्तर पश्चिम में। यहाँ पर जो है उत्तर पश्चिम में क्या स्थित है? अरावली का जो है
पर्वत श्रृंखला स्थित है ना। उसके बाद नीचे आइए तो विंध्याचल है, उसके बाद सतपुड़ा है। तो सबसे उत्तर में जो यहाँ पर है वो अरावली है। क्या है? अरावली, है ना, तो याद रखिएगा। चलिए, प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला है जो विश्व की सबसे प्राचीन श्रृंखला है। विंध्य तथा सतपुड़ा भी की भ्रंश घाटी से नर्मदा नदी बहती है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि नर्मदा नदी जो है वो कहाँ, किस दो पर्वतों के भ्रंश घाटी से बहती है? तो विंध्याचल और सतपुड़ा, विंध्य और सतपुड़ा के बीच से, है ना। सबसे पहले देखिए अरावली, फिर विंध्याचल और फिर सतपुड़ा। तो यही विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से जो है यहाँ से ये नर्मदा नदी गुजरती है। तापी नदी जो है सतपुड़ा के दक्षिण से बहती है। यहाँ पर तापी और यहाँ पर नर्मदा। याद रखिए कि विंध्याचल और सतपुड़ा की जो पहाड़ियां हैं, विंध्याचल और सतपुड़ा, तो इसके बीच से नर्मदा नदी, और यहाँ से सॉरी ये जो है आपका तापी नदी, यानी कि सतपुड़ा के दक्षिण से आपकी तापी नदी बहती है। इसको ध्यान देने योग्य बातें हैं। साबरमती, माही, नर्मदा तथा तापी जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। तो याद रखिएगा कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां में क्या है? तो समानता। याद रखिएगा, एक ट्रिक है समानता। स से साबरमती, मा से माही, न से नर्मदा, ता से ताप्ती, है ना, तापी। यानी कि साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती जो है ये आपकी जो नदियां हैं वो अरब सागर में गिरती हैं। बाकी सभी नदियां जो हैं आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट स्थित है। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय पठार, हाँ, तो ये जो पश्चिमी घाट है वो क्या है? तो प्रायद्वीपीय पठार जो है, जैसे देखिए यहाँ पे अगर ये भारत का जो अगर हम मैप अगर हम बनाएं, तो ये अगर आपका अगर जो पठार है, पठारी इलाका, तो इसके पश्चिम में जो यहाँ पर पर्वत श्रृंखलाएं मिलती है, तो इस पर्वत श्रृंखला को हम पश्चिमी घाट बोलते हैं। और ये जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है इसके पूरब में भी जो है यहाँ पर कटा छटा हुआ जो है यहाँ पर पर्वत श्रृंखलाएं मिलती हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग पूर्वी घाट कहते हैं। तो जो पश्चिम में है उसको पश्चिमी घाट, जो पूर्वी में है पर्वत श्रृंखला उसको पूर्वी घाट कहते हैं। तो पूर्वी घाट जो है वो बीच बीच में टूटा हुआ है। क्यों? क्योंकि इधर बहुत सारी जो नदियां बहती है वो इसकी जो है इसकी सतत आकृति को तोड़ दी है बीच बीच से, तो ये तोड़ दी है। यानी कि पूर्वी घाट पे जो आपको मिलेगा वो टूटा फूटा स्थिति मिलेगा, जबकि पश्चिमी घाट सतत और लंबी हैं। तो ये है आपका ये जो प्रायद्वीपीय पठार है ना, ये जो आप प्रायद्वीपीय पठार यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो ये प्रायद्वीपीय पठार जो है खनिजों की प्रधानता है, जैसे कोयला और लौह अयस्क की जो है इसमें प्रचुरता है। और देखिए कि पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित हैं। यानी कि फिर से देखिए कि ये अगर आपको हम बताएं कि यहाँ पर पश्चिमी घाट है और इधर जो है पूर्वी घाट है, तो इसके इधर जो है और इसके इधर, यानी कि इन पर्वत श्रेणियों के पूर्व में और पश्चिम में यहाँ पर मैदान पाए जाते हैं। तो इनको हम लोग बोलते हैं पूर्वी मैदान तथा पश्चिमी मैदान। पश्चिम में जो मैदान है वो काफ़ी संकरे, यानी कि यहाँ पे जो पश्चिम में मैदान है ना वो काफ़ी पतले हैं मैदान, जबकि पूर्वी मैदान जो हैं वो चौड़े हैं। पूर्वी मैदान कैसे हैं? वो चौड़े हैं। भारत के, अब आगे देखिए कि भारत के दो द्वीप समूह भी हैं, है ना। भारत के पास दो द्वीप समूह हैं। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है, जो केरल के तट से कुछ दूर पर स्थित है, वह एक प्रवाल द्वीप है। हम देखते हैं कि यहाँ पर जैसे अगर मान लीजिए कि ये भारत है ना, तो इधर लक्षद्वीप है। तो ये केरल का जो हमारा जो तट है इससे कुछ ही दूरी पर इधर लक्षद्वीप स्थित है। तो ये एक प्रवाल द्वीप है। कैसा द्वीप है? प्रवाल द्वीप है। और यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह इधर स्थित है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है और ये भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में, यानी कि दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। तो याद रखिएगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जबकि लक्षद्वीप जो है वो अरब सागर में स्थित है, एक प्रकार का जो है प्रवाल द्वीप है। तो धन्यवाद दोस्तों, इतना ही था पूरा 6 क्लास में जो ज्योग्राफी का सारांश है हमने देखने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से क्लास 6 का ज्योग्राफी ख़त्म हो गया और अब हम लोग जो है अगले वीडियो में क्लास 7 का पूरा ज्योग्राफी हम लोग करने का जो है
प्रयास करेंगे। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप जो है मेरे टेलीग्राम चैनल से आप ले सकते हैं। आप कमेंट में आप कीजिए कि पीडीएफ चाहिए और आपको हम टेलीग्राम का लिंक वहाँ पे सेंड करते हैं और आप आकर के ज्वाइन होकर के वहाँ से इस पीडीएफ को आसानी से ले सकते हैं। धन्यवाद।